Dear student, Assalamu alaikum. I hope you are fine and safe. So this is chapter number 10, Universal Design. Okay. Usable senses. कि usable senses हमारे पास कितने हैं और कौन कौन से हैं. So we have 5 top और common senses. 5 हमारे पास top या common senses है. Display है, sound है, touch है, taste है और smell है. ये 5 है हमारे पास और इसमें से हर एक का जो है अपना एक रोल है. हर एक स्पेसिफिक सिचुएशन में यूज़ होता है. ठीक है. नीचे लिखा गया है कि कंप्यूटर रेयरली ऑफर सच रिच इंटरेक्शन. कंप्यूटर में ये बहुत ज़्यादा कम है कि ये सारे इंटरेक्शन उसमें मौजूद हो, सारे उसमें नहीं होते. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि अगर सारे उसमें नहीं है तो कौन कौन से वहाँ पे मौजूद है कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर उसको सेंस कर सकता है. ह्यूमन एंड कंप्यूटर उसके ज़रिए इंटरेक्शन कर सकता है. तो इसमें कौन कौन से वो सेंसेस हैं. ठीक है. 1 मिनट के लिए सोचे. नेक्स्ट स्लाइड पे इसका आंसर है. थोड़ा सा आप सोच ले कि ये जो डिस्प्ले, साउंड, टच, टेस्ट एंड स्मेल है, इसमें कौन कौन से कंप्यूटर सेंस कर सकता है, कौन से नहीं कर सकते. ठीक है. आप 1 मिनट के सोचे. नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको इसका आंसर देता हूँ. ठीक है. चले ठीक है. आई होप आपने जो आंसर सोचा है तो आप ख़ुद यहाँ पे आप डिसाइड करेंगे कि आपने सही मतलब वो चूज़ किए हैं या गलत. नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास यूजेबल सेंसेस कंटिन्यू है और यहाँ पे लिखा है कि क्या हमारे पास ये जो सारे 5 सेंसेस है तो क्या ये अवेलेबल है, यूज़ हो रहा है कि नहीं. कंप्यूटर की बात कर रहे हैं. एज आई टोल्ड यू दैट we are computer science teacher and students, we are computer science family, so we will talk about computer. Okay, so here we are talking that either all the senses we studies a computer can use, can understand. क्या इसके ज़रिए कंप्यूटर अंडरस्टैंड मतलब ये कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं, इसके ज़रिए इंटरेक्शन कर सकते हैं या नहीं. तो आइडियली यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है यस कि हाँ मतलब कर सकते हैं. लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देख ले तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ कुछ का जो है प्रैक्टिकली वो इंटरेक्शन होता है यूज़र के साथ और कंप्यूटर का किस बास का नहीं होता. तो वो जो आपका आंसर है यहाँ पे मिल जाएगा कि वो कौन सा है जो कर सकते हैं, वो कौन कौन सा है जो नहीं कर सकते इंटरेक्शन. ठीक है. तो आइडियली अगर हम कहें कि यस तो ये किस बेस पे हम लोग कह रहे हैं, ये हम टेक्नोलॉजी के बेस पे कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डे बाय डे क्या आ जाता है, एडवांस आ जाता है, इंट्रोडक्शन मतलब न्यू एल्गोरिदम की, न्यू सोल्यूशन की आ जाता है. तो इस बेस पे हम कहते हैं कि यस ये सारे जो सेंसेस हैं कंप्यूटर सेंस कर सकते हैं. लेकिन प्रैक्टिकली जब हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं और चेक करते हैं तो फिर यहाँ पे फेल हो जाते हैं. ठीक है. डिस्प्ले कंप्यूटर में मौजूद है, उसका स्क्रीन है. ठीक है. साउंड कंप्यूटर में ऑडियो वीडियो जो जनरेटर है, आप साउंड मतलब सुनते हो, ऑडियो सुनते हो, जो भी सुनते हो, ये सेंस उसमें मौजूद है. यूज़र का इंटरेक्शन इसके साथ हो सकता है. टच बहुत सारे लैपटॉप जो है वो टच सिस्टम उसमें होता है, बहुत में नहीं होता. लेकिन आपका जो मोबाइल है ये भी टेक्नोलॉजी है ना. ठीक है. ये भी प्रोडक्ट है. तो उसमें एंड्रॉयड जितने भी मोबाइल है तकरीबन सारे जो है वो टच सिस्टम है. तो ये भी मौजूद है मतलब लैपटॉप और उसमें टेक्नोलॉजी में. लेकिन हमारे पास जो टेस्ट है और स्मेल है ये दोनों क्या है, अभी तक कंप्यूटर में ये दोनों चीज़ें नहीं है. अब कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसमें ये सारे मौजूद हो, ऐसा कौन सा सिस्टम है. ह्यूमन नेचुरल सिस्टम. ह्यूमन जो है नेचुरल सिस्टम है, अल्लाह ने बनाया ना. ये तो आर्टिफिशियल है, हम लोगों ने बनाए हैं. नेचुरल जो है उसमें सारे डिस्प्ले हम देख सकते हैं, साउंड सुन सकते हैं, टच स्किन के ज़रिए कर सकते हैं, टेस्ट ज़ुबान के ज़रिए, स्मेल नाक के ज़रिए, सारे हम कर सकते हैं. लेकिन कंप्यूटर यहाँ पे फेल हो जाता है. हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट में क्लास में ये पढ़ा था
कि देयर आर मल्टीपल सिचुएशन फॉर कंप्यूटर एंड ह्यूमन, कि जिस सिचुएशन में कंप्यूटर बेस्ड होगा बाज में क्या होगा, ह्यूमन बेस्ड होगा। ऐसा नहीं है कि बस कंप्यूटर बेस्ड है और बेस्ट है ईच एंड एवरी सिचुएशन, नो, दिस इज नॉट ट्रू। सो देयर आर मल्टीपल सिचुएशन वेयर अ ह्यूमन कैन परफॉर्म बेटर एज compared to computer. Okay, so here you can see this is the example in front of you. ठीक है, ये आपके सामने बिल्कुल एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, हेडिंग में दो यहाँ पे है मल्टी मॉडल वर्सेस मल्टीमीडिया। ठीक है, तो हमारे पास मल्टी मॉडल और मल्टीमीडिया का क्या मतलब है। सो मल्टी का तो मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास है मॉडल, और उसके बाद यहाँ पे है मीडिया। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ मल्टी मॉडल का मतलब है, मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताता हूँ कि मल्टी मॉडल का मतलब है कि हम एक से ज़्यादा सेंस अगर कंबाइन करके उसके ज़रिए ह्यूमन एंड कंप्यूटर का इंटरेक्शन कराए। कंप्यूटर अगर इंटरेक्शन करे यूज़र के साथ और यूज़ करे एक से ज़्यादा सेंस कौन से थे, डिस्प्ले था, दूसरा साउंड था, तीसरा टच, अगर एक से ज़्यादा सेंस यूज़ करे तो ये हमारे पास मल्टी मॉडल सिस्टम है। मल्टी मॉडल सिस्टम कौन सा है, मल्टी मॉडल सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर मल्टीपल सेंसेस आर यूज। ओके, फॉर एग्जांपल जो साउंड्स एंड टच एंड जो डिस्प्ले सिस्टम्स आर दीज आर कंबाइंड एंड यूज बाय अ स्पेसिफिक कंप्यूटर और बाय अ सिस्टम एनी प्रोडक्ट। तो आपका प्रोडक्ट जो होगा वो मल्टी मॉडल सिस्टम होगा। अब मल्टीमीडिया का क्या मतलब है, तो मल्टी का मतलब है कि ज़्यादा, मीडिया का मतलब है कि एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा पाथ जिसके ज़रिए हम क्या करें, इंफॉर्मेशन को क्या करें, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए, कम्युनिकेशन करे, ठीक है, डिस्कशन करे, ये सारी चीज़ें हम करें। तो यहाँ पे ये देखे लिखा है जो मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ डिफरेंट मीडिया टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। वही बात जो मैंने आपको बताई कि हम इंफॉर्मेशन क्या करें, शेयर करें, किसके ज़रिए, कम्युनिकेशन के ज़रिए, यूजिंग डिफरेंट मीडिया, एक से ज़्यादा। भाई कौन से वो मीडियम्स है, वो मीडिया है जो आप बात कर रहे हो कि डिफरेंट मल्टीमीडिया। ठीक है, इसका एक आसान एग्जांपल हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग है ना, ऑनलाइन टीचिंग है, जो ये टीचिंग है या सिंपल क्लास में है, तो उसमें हम डिस्प्ले भी यूज़ करते हैं, बाज़ औक़ात उसमें साउंड्स भी ऑन करते हैं। ठीक है, उसमें एनिमेशंस भी होते हैं, इमेजेस भी उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने, टीचर ने क्या यूज़ किए, डिफरेंट मीडियम यूज़ किए, किस लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, कि क्या करे, स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन दे। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे किस तरह का क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, मतलब आ सकता है। सो द फर्स्ट वन इज दैट व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन मल्टी मॉडल एंड मल्टीमीडिया, ये क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। दूसरा, एक्सप्लेन मल्टी मॉडल एंड मल्टीमीडिया, इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आप ये पढ़ लेंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा आंसर देने में। ठीक है, स्पीच क्या है, जो कुछ हम बोलते हैं ये स्पीच है, सेंटेंस मतलब वो बनाते हैं, ये स्पीच है कि हम बोलते हैं और उसका एक सेंटेंस बन जाता है और उसका एक प्रॉपर मीनिंग होता है। अब स्पीच में कौन सबसे बेस्ट है, कंप्यूटर या ह्यूमन? ह्यूमन जो है वो सबसे बेस्ट है। क्यों? ये नेचुरली इसको कमांड है, नेचुरली उसके पास कंट्रोल है, नेचुरली इसके पास पावर है, किस चीज़ का, स्पीच का, बोल भी सकता है, अंडरस्टैंड भी कर सकता है। ठीक है, इसके पास बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ जाती है कि अब स्पीच का हम कम्प्लेक्सिटी किस तरह फाइंड करेंगे, कम्प्लेक्सिटी किस तरह फाइंड करेंगे। कम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ और डेटा स्ट्रक्चर का जो है ये पीवर वर्ड्स है, तो थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे बैकग्राउंड बनाता हूँ आपका सॉरी। हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर में कम्प्लेक्सिटी जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक स्पेस कम्प्लेक्सिटी है और एक टाइम कम्प्लेक्सिटी है। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है कि एक प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हुआ है, किसी ने सॉल्व किया है 5 मिनट में, दूसरा 10 मिनट में सॉल्व हुआ है, तो दोनों सोल्यूशन मतलब सेम सोल्यूशन है, लेकिन एक ने 5 और दूसरे ने 10 मिनट लिए, तो 5 मिनट वाला बेस्ट है, सिचुएशन 1। दूसरा सिचुएशन क्या है, उसमें यही प्रॉब्लम है,
एक बंदा 5 मिनट में सॉल्व करता है, दूसरा 20 मिनट में सॉल्व करता है। लेकिन अगर हम सिचुएशन को देखें कि ये मेडिकल का फील्ड है और मेडिकल के फील्ड में हम टाइम पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी पे मोस्टली एक्यूरेसी पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। 5 मिनट के बजाय 15 मिनट्स ले, 20 मिनट्स ले, बट वी नीड एक्यूरेट रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, इन 5 मिनट्स वी आर गेटिंग 80% accurate result, and in 20 minutes we are getting 85% accurate result. So we will choose which model that took 15 or 20 minutes, but it will give us 85% accurate result. वो चूज़ कर सकते हैं बजाय कि हम जो लिस्ट एक्यूरेट है वो चूज़ करें। तो मेडिकल में हम एक्यूरेसी पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन हम टाइम पे कर सकते हैं मोस्टली। दूसरा जो कैटेगरी था टाइम कम्प्लेक्सिटी, तो बाज़ एल्गोरिदम हमारे पास इन प्लेस एल्गोरिदम्स होती है और बाज़ हमारे पास आउट प्लेस एल्गोरिदम्स होती है। ठीक है, चले सही है। इन प्लेस एल्गोरिदम कौन से है और आउट प्लेस एल्गोरिदम कौन से है? इन प्लेस वो एल्गोरिदम है जिसका कोई सलूशन अगर उसने बनाना हो, पेश करना हो, और उसको मेमोरी फॉर एग्जांपल 8 GB का रैम है और उसको प्रोसेसिंग के दौरान 1 GB जो रैम है वो मतलब दरकार हो, वो गिवन हो, और उस 1 GB मेमोरी में वो सलूशन क्या है दे, वो प्रॉब्लम सॉल्व करे, एक्स्ट्रा मेमोरी ना ले, तो ये इन प्लेस एल्गोरिदम है। ठीक है, दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। इन प्लेस वो एल्गोरिदम है जो कि गिवन मेमोरी में अपना सलूशन दे, गिवन मेमोरी में वो प्रॉब्लम सॉल्व करे, एक्स्ट्रा मेमोरी ना मांगे। ठीक है, सही। आउट प्लेस एल्गोरिदम वो एल्गोरिदम्स होती है, वो सलूशन होती है जो कि गिवन मेमोरी में सॉल्व नहीं हो सकते, उसको एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए होता है। ये कौन से है? ये हमारे पास आउट प्लेस एल्गोरिदम है। ठीक है, ये आउट प्लेस एल्गोरिदम है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। होप आपको कम्प्लेक्सिटी का पूरा वो बैकग्राउंड आपका बन गया। यहाँ स्पीच का कम्प्लेक्सिटी किस तरह फाइंड करेंगे, ये क्वेश्चन था कि स्पीच का आप कम्प्लेक्सिटी किस तरह फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे वी डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक solution, a specific algorithm through which we can find the complexity of a speech, but we can improve the quality of speech using some basics elements, basic attributes, basic features। ये जो है ये डिस्कस करते हैं बाद में। ये है जिसके ज़रिए हम स्पीच को क्या कर सकते हैं, एक्यूरेट बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट बनाया है, गेम बनाया है, जो भी बनाया है, और उसमें कोई स्पीचिंग सिस्टम, साउंड सिस्टम आपने दिया है, और वो जो स्पीचिंग कर रहा है वो बिल्कुल स्ट्रक्चर नहीं है, उसका मीनिंग नहीं बन रहा, तो ये फेल है, ये सिस्टम फेल है। इसका यूजेबिलिटी क्या है, लेस है, ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है, इसमें एरर रेट ज़्यादा है। क्यों? आप सही तरह गाइड नहीं कर रहे हो। ठीक है, सही। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास स्पीच है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, और ये इजी है। स्पीच जो है ये सबसे इजी है, टेक्स्ट से भी इजी है, इमेज से भी इजी है, एनिमेशन से भी इजी है, डिस्प्ले से भी इजी है। ठीक है, सिंपली अगर मैं आपको कहूँ कि मतलब परसों आपका टेस्ट है या आपका मिड एग्ज़ाम इस डेट पे होगा, तो ये मैं इमेजेस से और दूसरे जो सेंसेस है किस तरह मतलब आप समझ जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टली, लेकिन स्पीच लिए बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, अब कौन से वो फीचर है जिसके ज़रिए हम स्पीच को इम्प्रूव कर सकते हैं? सो दीज आर द टू बेसिक्स एलिमेंट्स आर फीचर, सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स। In syntax, we will check the structure of sentence. If the structure is properly, the sentence is properly structured, so it will give a proper meaning. अगर ये structure उसका सही बना है, subject, object और उसमें जो भी चीज़ें हैं, तो वो properly structure है, तो उसका एक proper meaning होगा। ठीक है, तो आप अगर प्रोडक्ट में इस तरह की स्पीच यूज़ कर रहे हो तो मस्त इन चीज़ों का ख्याल रखें कि उसका कोई मीनिंग बन रहा है या नहीं। ठीक है,
इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास रिकॉग्निशन सिस्टम है स्पीच का। सबसे पहले बुलेट में यहाँ पे लिखा है कि अगर एक बंदा है, यूज़र है, ही शी है, जो भी है, उसके पास वोकेबलरी जो है वो कम है, लिमिटेड है। इसको मैं आपके जो है वो सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट के साथ यहाँ पे कनेक्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई सिस्टम बनाया है, एक साउंड सिस्टम, स्पीच सिस्टम अपने सॉफ्टवेयर में बनाया है और वो एक टाइम पे एक वोकेबलरी यूज़ करता है, किसके लिए, मतलब गाइड करने के लिए, दूसरे टाइम दूसरा वोकेबलरी, तीसरे टाइम तीसरा, वो सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा, मतलब वो अल्फाज वो यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आएगी। तो अगर आप लिमिटेड वोकेबलरी यूज़ करेंगे तो ये सिस्टम क्या है, ये सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम होगा, ये सक्सेस सिस्टम होगा, ये क्या होगा, ये बेस्ट सिस्टम होगा। इसमें एरर रेट कम होंगे, इसका यूजेबिलिटी ज़्यादा होगा, जितने भी HCI के फीचर है तो वो तकरीबन हम उस पर ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक सिस्टम ऐसा है, आपने प्रोडक्ट ऐसा बनाया है कि जिसमें बहुत ज़्यादा वोकेबलरीज, अल्फाज और वो सारे, अब रिपीटिशन उसमें नहीं है, एक प्रॉब्लम के लिए आपने एक टाइम पे एक वोकेबलरी यूज़ किया, दूसरे टाइम पे दूसरा यूज़ किया, इस तरह आप वो कर रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया सिस्टम, ठीक है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट बुलेट है स्पीच रिकॉग्निशन के लिए, ठीक है, जिसके ज़रिए हम स्पीच को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हमारे पास नॉन स्पीच साउंड्स है, ठीक है। नॉन स्पीच साउंड्स कौन से साउंड्स होते हैं, वो साउंड्स जिसमें हम बोलते नहीं हैं, जो सिर्फ एक साउंड्स क्रिएट होता है। सही, क्या एग्जांपल है इसका, देखिए हॉस्पिटल की जो गाड़ी है वो एक साउंड जनरेट करता है कि नहीं, ठीक है। तो वो एक वहाँ पे एक मशीन होता है या जो भी होता है वो ये साउंड क्रिएट करता है। इसी तरह जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती है जहाँ पे आग लग जाती है, वो भी एक साउंड क्रिएट करता है, वो भी एक मशीन से, एक इंस्ट्रूमेंट से जनरेट होता है। अब इसके साथ साथ हमारे पास पुलिस की जो गाड़ी है वो भी एक साउंड क्रिएट करता है, तो ये भी सिस्टम से या किसी डिवाइस से या किसी इंस्ट्रूमेंट से जनरेट होता है। ये नॉन स्पीच साउंड्स है, ठीक है। और कॉमनली ये वार्निंग के लिए जनरेट होते हैं, ये अलार्म वार्निंग के लिए जनरेट होते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो कंप्यूटर है का कीबोर्ड है ना, तो अगर इसमें एक बटन रेगुलरली प्रेस हो जाए, मतलब हैंग हो जाए, वो प्रेस ही हो, तो ये एक साउंड जनरेट करता है, ठीक है। इसी तरह ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि आप वीडियो गेम बना रहे हो और उसमें साउंड्स ना हो, वो विदाउट साउंड हो, ये बहुत मुश्किल है। उसमें मस्त क्या होगा, वीडियो गेम में साउंड होगा, तो भाई उसमें किस तरह नॉन स्पीच साउंड होंगे, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल पंचेस होते हैं, उसमें पंच एक्शन जो गेम्स होते हैं, पंच मारता है, कुछ बोलता तो नहीं, लेकिन वो पंच की जो आवाज़ आज़ाद आती है, ये नॉन स्पीच है। गाड़ी जब टक्कर मारती है वो नॉन स्पीच है। वो जंपिंग जो होती है वो नॉन स्पीच है। इंजरी होती है वो नॉन स्पीच है, ठीक है। उसमें जो वाटर होता है, मतलब दरिया वगैरह होता है, हवा चलती है, उसमें जो परिंदे वगैरह होते हैं, तो ये सारे मोस्टली नॉन स्पीच साउंड्स है, ठीक है। लेकिन ये यूज़फुल है और ये एक अलार्म जनरेट करता है, वार्निंग जनरेट करता है, ठीक है। अब ये कौन से साउंड्स है, ऑडिटरी आइकन, ये कौन से आइकन है, ठीक है। ऑडिटरी आइकन मैं आपको नहीं बताता, मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाता हूँ, आप 1 मिनट के लिए इस पे सोचें कि ये कौन कौन से हैं ऑडिटरी। एक हमारे पास स्पीच थे, एक हमारे पास नॉन स्पीच साउंड थे, एक हमारे पास ऑडिटरी आइकन होते हैं। 1 मिनट के लिए सोचें, मैं आपको बताता हूँ, आंसर देता हूँ, शाबाश। तो चले जाते हैं अपने उस आंसर की तरफ। ऑडिटरी आइकन कौन से आइकन या साउंड्स होती है, ये वो साउंड्स होती है जो कि जो कि नेचुरली क्रिएट होती है। भाई किस तरह नेचुरल साउंड, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास
जो वाटर है उसका एक एक ड्रॉप, एक एक कतरा नीचे गिरता है ना किसी पानी में या किसी जगह पे, तो वो एक आवाज़ जनरेट करता है, तो ये नेचुरल साउंड है। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन किस तरह आएगा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑडिटरी आइकन एंड नॉन स्पीच साउंड। देखिए मैंने आपको बताया कि वो साउंड है वो किसी सिस्टम से जनरेट होती है, वो किसी डिवाइस से जनरेट होती है, वो किसी इंस्ट्रूमेंट से जनरेट होती है। कौन से साउंड, नॉन स्पीच साउंड। पिछले जो हॉस्पिटल की गाड़ी थी, पुलिस की गाड़ी थी, वो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी, गेमिंग में जो साउंड थी वो क्या थी, वो नॉन स्पीच साउंड थी। अब यहाँ पे ऑडिटरी आइकन कौन सा है, जो नेचुरली होती है, हमसे गिलास ज़मीन पे गिर जाती है वो एक आवाज़ जनरेट करती है, ये नेचुरल साउंड है। किसी भी डिवाइस, कोई भी डिवाइस यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। बारिश मतलब ये जो ड्रॉप, वाटर का ड्रॉप आता है, ये क्या है, ये भी हमारे पास क्या है, एक नेचुरल साउंड है। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि ऑडिटरी आइकन और नॉन स्पीच और स्पीच कौन कौन से होती है। स्पीच में क्या होता है, पूरा सेंटेंस होता है, हम उसमें बोलते हैं। नॉन स्पीच जो है वो सिस्टम से जनरेट होती है, ऑडिटरी जो है वो नेचुरल होती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे नीचे ये जो लाइन गिवन है, इसका मतलब है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट में, अपने सॉफ्टवेयर में, जिस भी चीज़ में कोई भी साउंड उसमें डालते हो तो मत सोचना, ज़रूर सोचना, ठीक है, उसके बारे में पहले से कि ये साउंड मैं डाल रहा हूँ क्या ये मीनिंगफुल है। अगर आपने वार्निंग साउंड इस तरह डाला है अपने सॉफ्टवेयर में, एक बंदा जो है वो आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है और बार बार वो गलती कर रहा है, और आपने वो साउंड इस तरह उसमें डाला है, वो जो वार्निंग साउंड है, कि वो फील ही नहीं करता, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अगेन वही फीचर उसमें यूजेबिलिटी और एरर और लर्निंग और ये सारे फ्रेंडली और उसमें ये प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का मस्त हम लोगों ने क्या करना है, ख्याल रखना है कि अगर हम कोई भी चीज़ उसमें डालेंगे तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए, या उसका मीनिंग किसी दूसरे के साथ एसोसिएट करे कि ये मैंने डाला है तो ये यहाँ पे जो साउंड है जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका साउंड मैच होगा, एसोसिएट होगा, ठीक है। सो ये खुद पढ़े, किसी भी जगह पे आपको कोई भी इशू हो तो आप मतलब वो मैसेज या वो क्यूरी कर सकते हो, हम इंटरेक्टिव सेशन अरेंज कर सकते हैं आंसर के लिए, ठीक है। अदरवाइज़ मैंने ये वीडियो भी बनाए हैं, हर लेक्चर में स्टार्ट में वीडियो लिंक होगा, वो लेक्चर होगा, बुक्स भी मैंने ऑलरेडी अपलोड की है। तो नॉलेज का फ्लो आप तक हमारी तरफ से इस तरह होगा, ठीक है। फिर भी कोई भी इशू हो तो हम इंटरेक्टिव सेशन अरेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड लक।